जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लास्ट सेशन में जो हमने कवर करा था, वो हमने कवर करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या कवर करा था? हमने कवर करा था बैलेंस शीट, जिसे आप पोजीशन स्टेटमेंट कहते हो। हमने कवर करा था भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इनकम स्टेटमेंट। भैया, मैं आपसे एक बात पता है बहुत तरीके से बोलना चाहता हूँ। ये मैंने पहले भी बोली, मैं अभी भी बोल देता हूँ। जिस बंदे को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता, वो आगे का कोई भी चैप्टर नहीं कर सकता। चैप्टर नंबर जो सेकंड है आपका, वो पूरा थ्योरेटिकल है, उसको अभी के लिए साइड कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। भैया, थर्ड कौन सा है? टूल्स के ऊपर है। फोर्थ कौन सा है? अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर है। फिफ्थ कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इन तीनों में आपको बैलेंस शीट की बेहद जरूरत पड़ेगी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एटलीस्ट आपको बनाना आना चाहिए। और मैं कहता हूँ जो चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड है ना, वो तो चल ही नहीं सकता बिना इसके, बिना इसके बिल्कुल नहीं चल सकता। सो प्लीज आप अपने उसमें कॉपी में एक हेडिंग बना रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भैया, जो इसमें आपका चैप्टर नंबर सेकंड है ना, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो चैप्टर नंबर सेकंड है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और चैप्टर नंबर जो थर्ड है, उसमें है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये दोनों चैप्टर इंटरलिंक है, बिल्कुल इंटरलिंक है। चैप्टर नंबर सेकंड को प्योरली जो हम पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल है। आज ना मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स बताने जा रहा हूँ कि टूल्स होते क्या क्या है। भैया, हमें तो यही नहीं पता एनालिसिस क्या होता है। सुनो, देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से कंपनी की पोजीशन सच में नहीं पता चलती। भैया, आप एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आप सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट देख के कुछ नहीं कर सकते। देखो, इन्वेस्टर क्या चाहता है कि उसको बैलेंस शीट में ये दिखे कि भैया कि इस कंपनी ने ना अपनी एसेट्स को बढ़ाया है, अपनी लाइबिलिटीज को कम पड़ा है, कम करा है। इस कंपनी ने अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रखा है। भैया, इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता चले कि कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल्स बढ़ी है, इसके एक्सपेंसेस घटे हैं, इसका प्रॉफिट बढ़ा है। ये सारी चीजें हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो भैया, इन्वेस्टर ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देख सकता। भैया, आपने तो बोला था ना कि पिछले साल की फिगर होती है, इस साल की फिगर होती है, तो कंपेयर कर लेगा। नहीं, यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको दो ऐसे मेजर बताऊंगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, जिसमें आपका कंपैरिजन और ज्यादा क्लियर होगा। देखो, नो डाउट मैंने आपसे बोला था कि पहले आप लिखते हैं करंट ईयर और फिर लिखते हैं प्रीवियस ईयर, तो आप इन दोनों को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो। बट इन्वेस्टर के लिए कई बार क्या होता है कि वो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहता है। लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की मैं बैलेंस शीट को अडानी के संग मैच करना चाहता हूँ। मैच मीन्स कि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। तो भैया, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो कंपैरेटिव है ना स्टेटमेंट, वो बना सकता हूँ साथ में, मैं इसमें कंपेयर कर सकता हूँ। भैया, अभी आप क्या करो, एनालिसिस का मतलब समझ लो कि हम उसमें तहकीकात करेंगे कि क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टूल्स। अब ये टूल्स है क्या, वो देख लीजिएगा। ये टूल्स तो मैं क्या कहूँ, ये चैप्टर ही है पूरे के पूरे। चार बनाना पड़ेगा आपको, चार बना लीजिए। यहाँ आप लिखेंगे कंपैरेटिव, यहाँ लिखिए कॉमन साइज, यहाँ लिखिए अकाउंटिंग रेशियो, फिर लास्ट में लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। टू बी डिस्कस्ड, अभी पेंडिंग है, बाद में देखेंगे। मीन्स ये चैप्टर नंबर 4 में देख लेंगे हम लोग, और ये चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो तो चैप्टर नंबर 4 में पूरा है ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका चैप्टर नंबर 5 में पूरा का पूरा है ही। तो इसके बारे में तो अभी कोई बात करने के मोड में हो नहीं। अभी मेरा बस ध्यान रहेगा किसकी तरफ, कंपैरेटिव और कॉमन साइज के ऊपर। ठीक है, अब एक बात देखूं, इन दोनों को एक काम करो, ऐसे लिंक कर देना। ठीक है, और उसके बाद ऐसे दो लिखना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमन इतना नोट करो पहले आप लोग। कमन, आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया, इसका मतलब क्या है, मैं धीरे धीरे सारी बातें करूंगा। पता है आपको,
ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं कहता हूँ आपको भी मेहनत नहीं करनी, गिनती के 4 से 5 क्वेश्चन दूँगा। जितने भी क्वेश्चन्स इसके आपकी बुक में हैं मत करना, 4 से 5 क्वेश्चन बहुत मोर देन सफिशिएंट है। 4 नंबर का टॉपिक आना है, अपने को याद रखने जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मेरा एक डिस्क्लेमर ज़रूर लिख लो कहीं भले ही, अगर आपको बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपनीज़ एक्ट शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं पता, तो आप इस चैप्टर को छूना भी मत। आप इस चैप्टर को छूना भी मत क्योंकि आएगा ही नहीं। क्योंकि एग्ज़ैक्टली ये बैलेंस शीट का ही चैप्टर है और कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप एक काम करें, 4 कॉन्सेप्ट करने हैं अपने को, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है? भैया कंपैरेटिव के बगल में अगर कहीं जगह है ना, तो इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी लिख लो। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कॉमन साइज़ के बगल में 1 मिनट, कॉमन साइज़ के बगल में आप लिख लेना वर्टिकल एनालिसिस। बताऊँगा मैं इन दोनों का ऐसा नाम क्यों रखा होगा, बस ये नाम ना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अभी लिखवा दिया ताकि एटलीस्ट ये तो याद रहे, ठीक है? कंपैरेटिव एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आप लोगों को जो मैं इलस्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ, बस उसको आपको देखना है। कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बोलूँगा, बस आपको ना अपनी नज़र को इधर मेरी तरफ रखना पड़ेगा, स्क्रीन की तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा भैया एक बात बताओ, पूछो। इस चैप्टर को करने के लिए ना आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आई मस्ट से। चैप्टर नंबर 3, 4th, 5th इन तीनों को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। भैया 4th में तो रेशियो है ना और 5th में सीएफएस है, वहाँ के लिए भी हाँ, थोड़ा ना प्लस माइनस करने में आपकी अगर गलती हुई, तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत होगा फॉर श्योर पूरा का पूरा आंसर आपका गलत होगा। चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 आपको अपनी बुक में नहीं देखना है, आपको मेरी तरफ यहाँ पर फोकस रखना है और कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। भैया इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं अपन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा, या तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या फिर कॉमन साइज की बैलेंस शीट या फिर कंपैरेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चार चीजें हैं भैया। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज, पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। एक टेस्ट हो जाए, एक टेस्ट हो जाए सबसे पहले रैंडमली। मुझे बताओ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये कहां जाते हैं? शेयर होल्डर फंड के अंदर। किसके अंदर जाते हैं? शेयर होल्डर फंड के अंदर। भैया मैं बार-बार नहीं बोलूँगा, ये दोनों जाते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ जाती है? नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर वहीं जाती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का प्रोविज़न वो होता है। क्या कहते हैं? सब हेड होता है। डन है ये मेरी बात? भैया करंट लायबिलिटी कहाँ जाती है? ये करंट लायबिलिटी में जाती है, ठीक है? पीपीई कहाँ जाता है? नॉन करंट एसेट्स में। वेरी गुड, क्योंकि एसेट्स में तो 2 ही होते हैं ना, एक करंट और एक नॉन करंट। और लायबिलिटीज़ में कितने बताए थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में? बताएँगे कौन-कौन से? शेयर होल्डर फंड, मैं मेजर हेड्स की बात कर रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आ गया? शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस आएगा। शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ नालायकों और करंट लायबिलिटीज़, ये 4 चीज़ें हो गई अपनी की, ठीक है? और भैया एसेट साइड में कौन-कौन सी होती हैं? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बस इतना ही होता है। अब आप समझो, ये आपने लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, पीपी आपने क्या कहा, कहाँ जाएगी? नॉन करंट एसेट्स में। ये इन्वेस्टमेंट नॉन करंट है, कहाँ जाएगी? नॉन करंट एसेट्स में। भैया किस में लिखोगे? टेंजिबल, इंटेंजिबल? अलग से दिखा देना और क्या करोगे? करंट एसेट्स को तो करंट एसेट्स में डालेंगे। भैया क्वेश्चन आपने देख लिया। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको इससे बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बैलेंस शीट बना लोगे इन केस आपने वो सेशंस अच्छे से करे हुए हैं, ठीक है? आप इसमें बैलेंस शीट बना लोगे। आप नीचे आके देखोगे मैंने लिखा क्या है, प्लीज यहीं फोकस करना, मैं नोट्स इसके सारे लिखने वाला हूँ। एक्स लिमिटेड, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2016-17 लिख दिया मैंने।
भैया ये है आप ना प्लीज ये वाले कॉलम्स मत देखना, प्लीज ये मत देखना। आप यहां तक देखो, सिर्फ यहां तक। क्या आपको ये बैलेंस शीट दिख रही है? मैं पूरा दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, पूरा देखिए इसको। क्या ये आपको बैलेंस शीट दिख रही है? ये आपको क्या एग्जैक्टली बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा है? जी, एग्ज़ैक्टली बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा होगा शायद कि भैया आपने जो इससे पहले वाले सेशंस में आपने बैलेंस शीट कराई वो भी सेम ऐसी थी। भैया आपने बोला शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा, नॉन करंट के अंदर ये जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगी। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपीई आ गया, एनसीआई आ गया। अलग से दिखाने के लिए बोला था ना मैंने, इसमें मत दिखा देना इंटेंजिबल में, ठीक है? करंट एसेट्स को यहाँ आपने शो कर दिया। भैया यहाँ भी 5 और 5 जितने भी 0 5 और 5 5 2 मैच हो गए। डन है। भैया एक चेंज है, पता करके दिखाओ मुझे क्या चेंज है। मुझे बता के दिखाओ कि क्या चेंज है। एक चेंज है बैलेंस शीट का और इसमें सिर्फ एक चेंज है, उसका मैं नोट भी लिखने वाला हूं। प्लीज फोकस करके देखो, आपको दिखेगा, आपको दिखेगा। क्या आपको उम्मीद है हमें दिखेगा? जी दिख सकता है, देखो प्लीज एक बार देखो। डेट्स में कुछ फेर बदल है क्या? जी भैया, अगर आप अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपनी बुक्स के पन्ने पलटो, चैप्टर नंबर फर्स्ट पे जाओ, चेक करो, वहां पर 2017 इधर लिखा रहता है और 16 इधर लिखा रहता है। दैट मीन्स उधर जो करंट पीरियड है, करंट ईयर, वो इधर रहता है और इधर प्रीवियस ईयर रहता है। ये बात याद रखना। आपको मैंने बताया भी था, पहले आप करंट ईयर लिखते हो, तब उसके बाद प्रीवियस ईयर लिखते हो। बट यहाँ पर क्या हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर पहले आएगा और करंट ईयर कहाँ पर आता है, आपका बाद में आता है। पहला चेंज आपको शायद मिल गया होगा, ठीक है? अच्छा, मेरी उस बात से सहमत हुए या नहीं हुए? बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता तो ये चैप्टर आप नहीं कर सकते। बैलेंस शीट और एसपीएल का फॉर्मेट नहीं आता तो आप ये चैप्टर बिल्कुल छोड़ देना, मत करना। भैया पहले वो करना, फिर इस पे आना। भैया यहाँ क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं पता, बट इसको आप देखोगे भी नहीं। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अगर ध्यान से देखो, 25 लाख में से 25 लाख माइनस करा, 0 आ रहा है, ठीक है? भैया 6 लाख में से 10 लाख माइनस करें, माइनस का 4 लाख आता है। 16 लाख में से 15 लाख माइनस करें, 1 लाख आता है। 5 लाख में से साढ़े 4 माइनस करें, 50,000 आता है। भैया कहना क्या चाहते हो? तो देखो, यहाँ पर जो कॉलम 3 है, यहाँ पर जो कॉलम 3 है, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये लिख रहा है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। भैया हर जगह देखो, भैया 35 लाख में से 35 में से 25 माइनस करोगे 10, साढ़े 10 से 15 माइनस करोगे तो नेगेटिव साढ़े 4, 650 में से 1450 माइनस करोगे तो नेगेटिव का 8। डन है यहाँ तक बात पूरी की पूरी। तो भैया आप कुछ नहीं कर रहे हो, कॉलम 3 में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। भैया एक डाउट, मैंने कहा क्या? भैया मान लीजिए हमें फॉर्मेट याद नहीं रहा, हमें मार्क्स मिलेंगे जी, आपको मार्क्स मिलेंगे 0, आपको मार्क्स मिलेंगे 0। मैंने क्या बोला था? भैया ये फॉर्मेट है और एएस का फॉर्मेट बड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट होता है, वो चेंज नहीं करता है कभी भी। इंडेस वाले क्या बोलते हैं कि फॉर्मेट तो वो भी चेंज नहीं करने देते, बट वो कहते हैं वो थोड़ी सी ना हमारी सीक्वेंसिंग आप चेंज कर सकते हो। मीन्स आपको लगता है कुछ इंसर्ट करना है तो कर लो, बट एएस वाले बिल्कुल खिलाफ हैं, वो कुछ भी इंसर्ट नहीं करने देते, ठीक है? तो यहाँ पर आपको यही फॉर्मेट रखा है। कॉलम 3 में आपको क्या दिखाना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है? भैया कॉलम 4 में क्या है जरा बता देंगे मुझे? भैया एक बात बताओ, यहाँ से जो निकल के आया, इसको इन्होंने बोला हुआ है एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। ये एब्सोल्यूट चेंज आ गया, इंक्रीज और डिक्रीज। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। आपको इस एब्सोल्यूट चेंज को पिछले साल से कंपेयर करना है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपको इस एब्सोल्यूट चेंज को पिछले साल से कंपेयर करना है परसेंटेज में। जैसे कि देखो, C1, C2, C3, C4। आपको C4 निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? अच्छा C4 लिखा हुआ है, तो C4 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? C3 में जो भी आया है, डिवाइड बाय C1 करोगे, इंटू 100 करोगे। भैया क्या लिखा मैंने? C3 डिवाइडेड बाय C1 इंटू 100। मैं यहां पर दिखा देता हूं। भैया ये 4 लाख था, 4 लाख के नीचे 10 लाख लिखा होगा, देखो ये कैसे आया होगा? 4 लाख, 10 लाख इंटू 100। सबको पता है 40% आएगा। भैया नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज 4 लाख क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है। भैया 1 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, 6.67। ये करके देख लेना। 1 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, क्योंकि 0 से 0 काट दिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे, तो यही होगा आपका। मीन्स यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह रहा, ये फॉर्मूला याद रखना, C3 डिवाइड बाय C1 इंटू 100। भैया C3 हमें याद नहीं रहने वाला। एक बात बताओ, अब प्लीज मेरी तरफ देखना सब, प्लीज। मेरे को यहाँ पर पहली चीज कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मेट बनाते समय मुझे याद रखना है कि करंट ईयर को उस तरफ और प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है, दूसरी बात। तीसरी बात, जो इन दोनों कॉलम के बाद कॉलम नंबर 3 होगा,
वो क्या बताएगा, करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे। करंट ईयर में से आप प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे। कॉलम नंबर 4 बताएगा, जो भी आपने कॉलम 3 में करा है, उसको डिवाइड करोगे आप प्रीवियस ईयर से। मैं कॉलम नहीं बोल रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप उसको डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ताकि परसेंटेज चेंज आ जाए। ताकि क्या आ जाए आपका, परसेंटेज चेंज आ जाए। और इसको टैली करने का सिर्फ एक ही नियम है, जो चेंज आपका यहाँ पर आया है, वही चेंज आपका यहाँ पर भी क्वांटिफाई होना चाहिए। आप समझ जाना कि आपका आंसर सही आ रहा है। मीन्स भैया आंसर तो सही आ जाता है, कोई भी बच्चा, मैं बता रहा हूँ 12th क्लास में इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करता, एक्सेप्ट वो बच्चा जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। भैया कैलकुलेशन यानी कि 11th क्लास में मैथ्स वैथ्स होनी चाहिए, नहीं नहीं। भैया देखो, आप ये परसेंटेज निकाल रहे हो ना, ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अब देखो 1 डिवाइड बाय 15 है, इसको जल्दी से करना ना थोड़ा सा एक कला है कि 100 को 15 से डिवाइड करोगे, कितने बार में करोगे, तो वो थोड़ा ना कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए आप लोगों की। भैया कैलसी ले जाएं, पकड़े गए तो पिट जाओगे, याद रखना। तो कैलसी वैसी मत लेके जाना, बट हाँ ये कैलकुलेशन का खेल है सारा का सारा। ये किसका खेल है, कैलकुलेशन का। क्या नहीं है मेरी बात। भैया एक और देख लें कोई इलस्ट्रेशन, ये डाउट तो हो गई। भैया अब मान लीजिए कि आपकी किस्मत अच्छी है, भैया हमारी किस्मत भी अच्छी है जी। आपको कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बड़ा प्यारा होता है, भैया एग्जामिनर भी प्यारा होता है, हाँ। वो क्या करता है कि आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट खुद बना के देता है। कहता है मेरे बच्चे क्या मेहनत करेंगे, ये ले मैंने तुझे बैलेंस शीट बना के दी। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। बताओ, इसी में सीधा कॉलम 3 लिख दूं और इसी में कॉलम 4 लिख दूं, चलेगा मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो हाँ कह रहे हैं ना, वो गधे हैं एक नंबर के। बताओ क्यों हाँ कह रहे हो, हाँ क्यों कह रहे हो, बताओ बताओ बताओ। भैया क्या करना पड़ेगा, तो फिर इसी को ले सकते हैं। अरे नालायको, वो तो ठीक है। क्या लॉजिक लगाया है मेरे बच्चों ने कि ये तो क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा ना, तो ये C3 C4 क्यों लिखेंगे वहां। अरे मतलब ये आपने पूरा कॉपी कर लिया है अपनी आंसर शीट में, तो C3 C4 डायरेक्टली लिख दोगे। पहले यहाँ इंटरचेंज कौन करेगा बाबा, इंटरचेंज तो करना भैया इंपॉर्टेंट है यार, करना पड़ेगा प्लीज। अरे यार एक बात बताओ, इंटरचेंज करके मेरा ही फायदा है। मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे एक तो मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी, दूसरा मेरे को माइनस करने में भी आसान रहेगा ना। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, 12 लाख को इधर, 18 लाख को इधर। तो भैया कुछ नहीं, 12 में से 18 माइनस करोगे, 18 में से 12 करोगे, 12 में से 18 करोगे, 18 में से 12, तो भैया 6 या फिर माइनस का 6 फर्क है। 6 लाख यहाँ जीरो। भैया यहाँ पर 6 लाख में से 3 लाख, 3 लाख। ठीक है भैया, 18 में से 15, 3 लाख। अरे 15 ही है ना, देखो 10 में से 5, 5। भैया सब पॉजिटिव आ रहा है, सही है। सही है, जब आ रहा है तो मैं क्या करूं, क्योंकि भैया आप इसको नहीं करोगे ना, ये प्रीवियस ईयर बनेगा आपका, ये करंट ईयर बनेगा। फॉर्मूला तो वही रहता है ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। भैया आप क्या करोगे जरा मुझे बताना, 6 लाख को किससे डिवाइड करोगे, 6 लाख को किससे डिवाइड करोगे। भैया 12 लाख से। भैया क्यों, प्रीवियस ईयर से करना होता है ना। देखो यहाँ 2021 है, 2020 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बताना जरा, 20 ही तो होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, ऐसे कर करके आपको काम चलाना। कितना होता है, 50%। नाले को ये भी बोलने में शर्म आ रही है। चलो जरा चेक करते हैं पहला वाला भी तुम्हारा सही है या नहीं। सही है भैया, दोबारा से एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, याद हो जाएगा, फिर लिख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कुछ ज्यादा हाई तो नहीं, मजा तो आ रहा होगा ना। जिसने बैलेंस शीट में फोकस नहीं करा वो यहाँ अटकेगा, याद रखना। भैया क्या करा आपने, देखो इन्होंने भी सबसे पहले वही कलाकारी दिखाई, सही करा। फिर इन्होंने दिखाया है एब्सोल्यूट चेंज। भैया आप एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज सब लिख देना। एब्सोल्यूट चेंज भी लिख दोगे चलेगा मेरे को, आप एब्सोल्यूट चेंज भी लिखोगे लिखे चलेगा। आप यहाँ चाहो तो ए बी सी डी लिख दो, आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके ऊपर है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, आपने यहाँ 6 लाख लिखा, यहाँ पर आपने क्या लिखा, 6 लाख को आप किससे डिवाइड करोगे, आप 12 से इंटू 100। भैया ये करके नहीं दिखाना कहीं भी, मीन्स ऐसे ना, आपको लिख के नहीं दिखाना एग्जामिनर को। ठीक है, वो रफ में कर लेना कहीं भी, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर दिखाना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या करा होगा, 3 लाख को किससे डिवाइड करा होगा, 3 लाख से। आंसर कितना आ रहा है देखो, 100%, बिकॉज 3 लाख 3 लाख का 100% ही होता है। भैया ये भी 42.86, ये भी 42.86, आपका आंसर टैली हो रहा है। मीन्स यहाँ पर अगर कोई पॉइंट में गलती हो रही है, तो यहाँ पर आपका ये मैच नहीं करेगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। क्या नहीं है मेरी पूरी की पूरी बात। अभी काम कर रहे हैं आप लोग, मैं आपको दे रहा हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 3, ये आपके सामने लगी हुई है। प्लीज एक बार जल्दी से देखो, फिर इसको आप सॉल्व तो क्या ही करोगे, सॉल्यूशन देख लेना इसका एक बार। कम इलिस्ट्रेशन नंबर 3, कमन कमन इलिस्ट्रेशन 3 देख लो, समझो, कुछ भी खास नहीं है इसमें, कुछ चेंज, एक चेंज करना है बस। डेट को आगे, डेट को नहीं, अमाउंट को भी आगे पीछे करना है, कहीं डेट ही चेंज कर दो और अमाउंट वही रहने दो, तो आंसर गलत आएगा, पक्की बात है।
देख लिया होगा शायद तुम लोगों ने। कहाँ भैया, अभी कहाँ देखा था। चलो एक और चीज बताता हूँ, एक बात बताओ। कुछ पता है कुछ गधे क्या कहेंगे, इस पूरे को ऐड करो, आंसर भी यही आना चाहिए। गधे ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख लो, आप खुद देख लो भैया, ये गलती करते हैं बच्चे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। 50% का चेंज है, 300% का चेंज दिखा रखा है, 66.6 का दिखा रखा है। अब ऐड करोगे तो 52 आएगा। भैया ऐड नहीं करना है यहाँ पर, मैं अगर ऐड करना होता मैं बोल देता। यहाँ पर भी कैसे करा होगा, 260 को किससे कंपेयर करा होगा, 5 लाख से। 260 को किससे कंपेयर करा होगा, 5 लाख से। आप निकाल के देख लो, 2,60,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। मैं करके देख लूं जल्दी से कैलसी में। 2,60,000 5 लाख भैया, 52%, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको टोटल करने की कोशिश मत करना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में ये टोटल नहीं होता भैया, कॉमन साइज में हो जाता है। मैं बताऊंगा कॉमन साइज में होता है नहीं होता, मैं बताऊंगा। कॉमन साइज तो बहुत ईजी है इसके मुकाबले। क्या नहीं है पूरी की पूरी बात। चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, वे साथ साथ लिख लेना ताकि बाद में हाय तो बना मुझे। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, पहले तो वो लाइन चेप नहीं होती आपको, जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर। पहले यहाँ प्रीवियस ईयर लिखना और फिर यहाँ करंट ईयर लिखना, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, लाइन खींच रहा हूं मैं आपको। पर्टिकुलर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज। इन्होंने परसेंटेज चेंज लिखा है, क्या लिखा है, सही है, परसेंटेज चेंज सही। परसेंटेज चेंज। ए डी, सही है, इतना लिखना। पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, आपको नीचे किसका फॉर्मेट लिखना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखना है। इससे ज्यादा मेरे को इसमें कुछ बताना है नहीं। बेस में कुछ ना लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। इन केस मुझे लगी, मैं नोट्स बनाकर आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप के ऊपर। ठीक है, डन है, ये हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, उसको हवा में उड़ाना है प्लीज। भैया कुछ तो लिखवा दो ना, छोड़ो ना यार, सच में छोड़ो इसको। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आ जाइए, इसका भी क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसको भी जल्दी से उड़ा देंगे। भैया फॉर्मेट ना वैसे आपकी कॉपी में भी दे रखा है, बुक में भी दे रखा है, बट मेरा कंसर्न हमेशा ये रहता है कि आप नोट से पढ़ो, बुक से इतना ना पढ़ो। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो इतनी आओ भगत लिखी हुई थी वो आपने बहुत जल्दी कवर कर लिया। ठीक है, तो इजी है ये भी। भैया इसमें क्या आना चाहिए बता दो, आप लोग बता दो। इसमें आपको एसपीएल बनाना आना चाहिए, आपको एसपीएल बनाना चाहिए। ठीक है भैया, हम कैसे दिखाते थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करोगे। भैया ऐसे ही फॉर्मेट सिखाया था ना। फर्स्ट यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करोगे, क्या आ जाएगा आपका, टोटल इनकम आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस का कॉलम बनेगा, यानी कि 15 लाख और 180 को आप ऐड करोगे, 1680 को, और 1680 में से कितना माइनस करोगे, 1050। क्या आता है भैया आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, फिर यहाँ पर देखना शायद टैक्स का रेट दे रखा है, नहीं दे रखा तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा इन्होंने क्या ऐसे ही का रखा है, पहले यहाँ तक देखना सिर्फ। ठीक है,
डेट्स याद रहनी चाहिए। वहां पर उल्टी होती है, पहले 2021 होता है फिर 20 होता है। भैया यहाँ पर आप देखो, आपने ऐड करा 1680, 1050 को माइनस करा, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका फॉर्मेट किसका है? एसपीएल का फॉर्मेट है। अगेन जरा यहाँ पर देखना, कुछ नहीं करा हुआ आपने, बी माइनस है, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करा। भैया 5 लाख आया, फिर यहाँ पर ये 5 लाख कैसे बनाया होगा जरा देखना। 5 लाख किससे डिवाइड करा होगा, प्लीज बता सकता है कोई मुझे? पक्का? क्यों 50% आया इसीलिए तो नहीं बोल रहे तुम लोग? भैया प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, इसमें जो तवज्जो है ना ज्यादा, आप ये बोल सकते हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो तवज्जो है वो प्रीवियस ईयर को ज्यादा दिया जाता है, बस इतना याद रखना है। डन है? भैया कोई और क्वेश्चन देख लो प्लीज। भैया उड़ा रहा हूँ, उड़ा नहीं रहा, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है इतना दिमाग इसमें बहुत है, क्योंकि सुनो, मैं कैलकुलेशन करना थोड़ी सिखाऊंगा अब, कि 2 लाख को 3 लाख से डिवाइड करोगे फिर 100 करोगे तो कितना परसेंटेज आएगा, मैं ये सिखाऊं तुम लोगों को? फिर इससे अच्छा तो मैं ये कहूंगा वो कैलकुलेटर वाली घड़ी आती है ना, वो ले जाना तुम लोग। सच में इतना रिस्क ले लेना, क्योंकि ये रिस्क मत लो। ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? ये मैं नहीं सिखाने वाला। ओके भैया, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप लोग सच में कंफ्यूज हो, आपको लगे कि बनाया है आप लोगों ने कुछ। क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8। भैया इलस्ट्रेशन ही करनी है क्या इसमें? भैया इलस्ट्रेशन करो, क्वेश्चंस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये इलस्ट्रेशन 8 देख लो, नहीं इलस्ट्रेशन 9 देखो, पहले 8 देख लो। चलो 8 देख लो, 8 का आंसर भी तुम्हारे सामने है, आप लोग देख लो, मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा उसमें। बहुत ही डन, मुझे बताओ कि हो गया हमारा, तो इसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है। सेम है मेरे ख्याल से, कोई इसमें दिक्कत आई नहीं होगी आप लोगों को। भैया इसको चेक नहीं कर सकते, याद रखना। कंपैरेटिव की बैलेंस शीट कैसे चेक हो जाएगी? एसेट्स का जो टोटल है वही लायबिलिटी का टोटल चेंज होना चाहिए, डन है परसेंटेज में। बट यहाँ पर ना चेक करने की कोशिश मत करना कि इन दो को सच में आप ऐड कर रहे हो, आप सोचोगे इन दो को ऐड करोगे तो 100 आएगा जैसे यहाँ पर आता है, ना ना ना, आपको इंडिविजुअली चलना है बिल्कुल, ठीक है? भैया कंपैरेटिव की बैलेंस शीट चेक हो सकती है एसेट को लायबिलिटी से, इसको चेक करने की कोशिश मत करना, आप लोग इंडिविजुअली चलाना इसमें, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट करते इलस्ट्रेशन, ये हो गई आपकी 8। इलस्ट्रेशन 9 से देखना शुरू करना, वहां से थोड़ा सा मजा है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स दे रखी है आपको 5 लाख 3 लाख, ठीक है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये एक्सपेंस में जाएगा। चेंज इन इन्वेंटरी एक्सपेंस में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज, एक मिनट, अदर एक्सपेंसेस भी कहां जाएगा? एक्सपेंसेस में जाएगा, सबसे लास्ट वाला हेड बनता है। पहली बात, ये फॉर्मेट देख लो पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस, क्या नहीं है मेरी बात? भैया इसने ना कोई वर्किंग नोट भी बना के दे रखा है आपको, वो मैं भी देखता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर ये चीज देखो, अदर एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि क्या करना है? ये 8% कहां से निकलेगा बताना जरा, कहां से निकलेगा? देखो यहाँ पर ना, अब आपको बताया नहीं है, यहाँ पर बोल दिया परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर निकालोगे कैसे? मुझे बताओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक, या तो देखो सीओजीएस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, सीओजीएस आ जाएगा आपका ना। भूल गए साल, नालायको, सारी की सारी चीजें भूल गए तुम लोग, सारी की सारी चीजें भूल गए। देखो सीओजीएस में से अगर आप लोग क्या करोगे, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो सीओजीएस आएगा आपका। भैया लॉस ऐड कर सकते हैं? नहीं। देखो सीओजीएस निकाल रहे हो तो सेल्स में से आपको प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा। आपको एक फंडा याद है, कभी बताया होगा शायद, वन थर्ड ऑफ कॉस्ट वन फोर्थ ऑफ ऐसा कुछ, वन थर्ड ऑफ कॉस्ट वन फोर्थ ऑफ सेल्स, ऐसा कुछ बताया था क्या? वो वैसे यहाँ काम नहीं आएगा, बस मैं रैंडमली पूछ रहा था, यहाँ पर क्या काम आएगा याद रखना, यहाँ का जो फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू सीओजीएस। सही हो या नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट में देख लेना आपने, जब आप 11th में पढ़ते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज नथिंग बट योर सीओजीएस, दैट इज योर सीओजीएस। अब यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या निकालने की कोशिश करी है, तो भैया यहाँ 8% सीधा 5 लाख का मत कर देना, क्योंकि रिवेन्यू का नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसने क्या करा सॉरी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पूरा 3 लाख रुपए निकाला। भैया एक बात बताओ, इसने क्या करा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, इन दोनों को ऐड करा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया इसका। सीधा का सीधा कैसे आ गया है, मुझे समझ नहीं आई ये बात, सीधा का सीधा आया कैसे? फिर इसने अदर एक्सपेंसेस ऐड करा, इसका 10% था, इसका 8% था, निकाल दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ इसने क्या करा, यहाँ पर इसने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज,
ये आपका पूरा का पूरा 3 लाख आ गया। फिर इसमें अदर एक्सपेंसेस ऐड करें तो कितना आ रहा है आपका ये? 1 मिनट 3 लाख। अच्छा, ये अदर एक्सपेंसेस इसने अलग से दिखा, नहीं सही है ना? अदर एक्सपेंसेस, सॉरी, अदर एक्सपेंसेस ही तो परसेंटेज में बता रखे हैं ना इसमें। अदर एक्सपेंसेस ऐड कहाँ करें? तो अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ 3 लाख हो गया 30,000। ये 5 लाख का 8% हो गया, ये कितना हो गया आपका? 40,000। मुझे ये बताओ, मेरा फॉर्मूला तो इसमें लग ही नहीं रहा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भैया चेंज इन इन्वेंटरी क्या बताया था तुम्हें वो एसपीएल पढ़ाते समय? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ना? तो भैया वही तो है यहाँ पर, आपको वही सेम यहाँ पर कर रखा है। चेंज इन इन्वेंटरी का मतलब है कि जितना चेंज हुआ है, जितना कंज्यूम हुआ है वो ऑलरेडी बता दिया है, तो वही फॉर्मूला लग रहा है। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्टली आपको परचेजेस और चेंज इन इन्वेंटरी बता दे तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चेंज इन इन्वेंटरी आप अपने दिमाग में सोच के देखो कैसे निकलेगी। करंट ओ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से ही निकली होगी, उसी से चेंज आया होगा, तो ये आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन इन्वेंटरी कई बार नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है, कैसे आता होगा बताओ? यह सही बात है, ठीक है। ओके, चलो फिर यहाँ पर ये बात समझ आ गई। इस चीज को पता है, एक नोट बना भी लेंगे हम लोग इसको कि किस तरीके से निकालना है। सीओजीएस के लिए मैं बनवा दूंगा आपको, ठीक है। भैया टैक्स को कैसे करना है? टैक्स को तो सीधा पीबीटी का रेट होता है, याद रखना। टैक्स में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सिंपल बोला हुआ है 30% और इधर बोला हुआ है 30%। यानी कि किसका 30% होगा? पीबीटी का। किसका? पीबीटी का। जैसे यहाँ पर आपने निकाला ना, कहाँ गया भैया आपका ये 10,000? टैक्स इसने माइनस क्यों नहीं करा भैया? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बिकॉज़ ऑफ लॉस टैक्स नॉट बी लेविड। अच्छा, ये नेगेटिव फिगर्स है दोनों, सॉरी। ये दोनों नेगेटिव फिगर है, और जो टैक्स है इतिहास गवाह है प्रॉफिट पे लगा है, ये दोनों नेगेटिव फिगर है आपकी। मीन्स नेगेटिव का मतलब ये लॉस है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना, ये लॉस है। वो देखो ना, नेगेटिव फिगर आ रही है आपकी, तो ये लॉस में है। इसको परेशान मत करो भाई, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब ये वाले क्वेश्चन ईज़ी हो जाते हैं। भैया ये क्यों ईज़ी है, वो क्यों टफ है? देखो, ये बहुत बेकार क्वेश्चन है। 24 लाख, 18 लाख लिख लो। 18, 24। अब 15% इसका लेना है, 25% इसका लेना है। भैया क्यों? क्योंकि देखो ना, खुद बोल रहा है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसमें कुछ हाय तौबा नहीं है। आपका काम बढ़ा है बस। आपका थोड़ा-सा काम बढ़ गया, परसेंटेज यहाँ निकालते तुम लोग मर जाओगे, बस इतना याद रखना। ये 60% किसका निकालोगे? 24 लाख का। 40% किसका निकालोगे? 24 लाख का। नाला को यही ये देखना था मुझे। देखो अब यहाँ देखो, ये पीबीटी आ गया, पॉजिटिव है दोनों का दोनों पीबीटी। अब भैया इसका निकाला होगा 13-50 का कितना निकाला होगा? 40%। यहाँ पर 13-20 का कितना निकाला होगा? 40%, 5-28। ठीक है, ये दोनों, ये पीबीटी का रेट होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। कम ऑन, इसमें और कुछ मुझे लगता नहीं है बताने लायक है। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, जैसे एक बार काम करते हैं, अदर एक्सपेंसेस को एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ है? मतलब एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं नहीं, हाँ, कॉस्ट कॉस्ट बोला है ना। देखो याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है तो सीधा इसी से हो जाएगा, बट कॉस्ट बोला है तो निकालनी पड़ेगी। अब बताना इसमें कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंटरीज कैसे निकलेगी? कैसे निकालोगे? सीओजीएस कैसे निकालोगे इसमें? या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेम थिंग। कैसे? आओ भैया, जल्दी से चेक करते हैं। भैया इसने ना यहाँ पर ज्यादा मेहनत करी भी नहीं है, डायरेक्टली निकाल के दिखा दिया। क्यों? ये देखो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंटरीज एंड, मतलब जो भी फिनिश्ड गुड की है, वर्क इन प्रोग्रेस की है, उनके चेंज इन इन्वेंटरी कर दी, खत्म कहानी। भैया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कौन सा होगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। भैया चेंज इन इन्वेंटरीज तो ऑब्वियसली फिनिश्ड गुड या फिर डब्ल्यूआईपी की आती है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। मतलब ये डायरेक्टली क्या करा होगा इसने, बताना जरा। सही कह रहा हूँ मैं? मतलब ये ऐड कर दिया होगा ना सीधा, ये 10 और 2 12 लाख रुपए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंटरीज। भैया अदर इनकम को ऐड नहीं करा होगा क्या? अदर इनकम छोड़ो, अदर एक्सपेंस होता तो उसको भी ऐड नहीं करता ना मैं। उसको भी नहीं ऐड करता मैं। क्यों? क्योंकि वही तो निकालने के लिए बोला हुआ है। भैया वही तो निकालने के लिए बोला हुआ है, सिंपल है यहाँ पर। चलो जल्दी से आ जाओ, लास्ट के 2 वालों पे अपने को मेहनत नहीं करनी, बट इसमें अब थोड़े से नोट्स बना लेते हैं अपन। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहला कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ए, बी, डी माइनस ए, ये सी हो गया, बी माइनस ए। जो डी कॉलम है वो है एब्सोल्यूट चेंज, जो कि कैसे निकलेगा? सी डिवाइड बाई ए इंटू 100। नीचे लिख के रख रहा हूँ, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये वो भी लिख ही देते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज ठीक है। दो हाइलाइटेड फॉर्मूले हैं, इन्हीं दो फॉर्मेट पे आते हैं। मैं ज्यादा इस पे अब चिंता करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बहुत डिटेल में सीएफएस में पढ़ाने वाला हूँ, और सॉरी रेशियो में पढ़ाने वाला हूँ, नॉट सीएफएस। रेशियो के अंदर मैं सीओजीएस आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, मतलब बिल्कुल धो डालेंगे उसको हम यहाँ वहां पर। तो अगर यहाँ थोड़ा लैग भी आ गया, कॉपी कर लेना अभी के लिए, हम आगे कर लेंगे, क्योंकि रेशियो में मैं इसको कॉपी नहीं करवा सकता, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। डन भैया, दो कॉन्सेप्ट हो गए, चैप्टर खत्म करते हैं, तीन चैप्टर आपके एनालिसिस हो जाएंगे। अरे एक बात बताओ, तुम लोगों ने अपनी ये तीसरी बुक का नाम पढ़ा है नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? क्या नाम है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए पढ़ाई गई थी ताकि अब तुम लोग एनालिसिस कर सको। ठीक है, ओके। भैया क्या एनालिसिस, 11th में कुछ और पढ़ाते हैं बैलेंस शीट के नाम पर, और 12th में कुछ और। कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसमें ना कुछ है नहीं, पर याद रखने लायक है एक चीज। ठीक है, आओ जरा, कॉमन साइज की बैलेंस शीट थोड़ी नीचे मिलेगी आपको। क्या भैया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है क्या बोला हुआ है? कॉमन साइज की बैलेंस शीट बनानी है। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, जो भी डेट लिखनी थी याद रखना, इसमें पहले प्रीवियस ईयर लिखना, फिर अब करंट ईयर लिखना, ये भी याद रखना। फॉर्मेट में मैंने लिखवा दिया है, कंपैरेटिव वाले में चेक कर लेना। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है, बस आपको क्या करना है, पहले फ्लिप करना है। यहाँ पर 18 को इधर, 19 को इधर फ्लिप कर दोगे। ये इसने भी फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लीज, काम आसान है और थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सच में लगेगा। भैया इसमें दो कॉलम बनेंगे, C3 C4। C3 को C3 से कंपेयर करूंगा, C4 को C4 से कंपेयर करूंगा। भैया आपका हो गया दिमाग खराब, पता नहीं क्या बोल रहे हो। सुनो, मैंने बोला कॉमन साइज को ना वर्टिकल भी बोलते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन देना है, मैं बता रहा हूं आपको। सुनो भैया, इसमें मैंने आपसे बोला कि C3 को C3 से कंपेयर करूंगा और C4 को C4 से कंपेयर करूंगा। इसका मतलब यह है कि C3 जो है वो इससे कंपेयर होगी और C4 इससे कंपेयर होगी। यानी कि यहां पर मैं एक बात बोलूं, आपको प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा परसेंटेज निकालना है। भैया कैसे? सुनो, आप जैसे ही कॉमन साइज की बैलेंस शीट बनाओगे, आप एसेट और लायबिलिटी के पास इसको 100% ले लोगे। कहां पर, मैं बताता हूं। जैसे ये आपने C3 बनाया, ये वाला C3 बनाया, आपने इसको 100% ले लिया बेटा, इसको भी 100 ले लिया, दिख रहा है आपको? आपने इधर भी 100 ले लिया और इधर भी 100 ले लिया। आंख बंद करके सुनना, आप एसेट का टोटल भी 100 कर दोगे, आप लायबिलिटी का टोटल भी 100 कर दोगे, दोनों जगह, यानी कि करंट ईयर में भी प्रीवियस ईयर में भी। डन है मेरी बात? यानी कि चार जगह होगा, दो करंट ईयर दो प्रीवियस ईयर, दो करंट ईयर में एक लायबिलिटी का और एक एसेट का, 100 कर दोगे। फिर आपको कुछ नहीं लिखना, आपको ये लिखना है, ये जो 10 लाख है, ये टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है? तो भैया 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख करोगे तो क्या 50% आता है? मैं थोड़ा सा जूम कर लूं प्लीज। दिख रहा है ना? या अब तो अल्ट्रा एचडी में दिख रहा होगा, है ना? ठीक है भैया, ये 10 लाख को मैं ये कहूं कि ये 20 लाख का कितना परसेंट है? तो भैया 50% है। भैया ये 5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है? तो 5/20 इंटू 100 करोगे तो आपका 25% आएगा। ये 5 का करोगे तो 25 आएगा। भैया और बताना चला, चलो अब इस वाले को देखते हैं। सुनना भैया, अब इस 20 लाख को किससे कंपेयर करोगे? 50 से। तो ये जो 20 लाख है, ये 50 का कितना परसेंट है? 40% है। भैया 20/50 इंटू 100 यानी कि 20 लैक्स डिवाइड बाय 50 लैक्स इंटू 100 करोगे तो 40% आंसर आएगा। डन है मेरी बात? फिर यहाँ 20 को 50 से करोगे तो 40%, 10 को 50 से करोगे तो 20%। भैया दोबारा से बोल रहा हूँ, आप क्या करते हो पहले, एसेट और लाइबिलिटी का जो टोटल होता है, तो C3 और C4, C3 यानी कि ये वाला C3 होता है आपका मेरे लिए, और ये C4, इनके टोटल परसेंटेज आप लिख लोगे 100 लिख लोगे।
आपको क्या करना है, फिर जो इसके इंडिविजुअल हेड्स हैं, लाइक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी इसके इंडिविजुअल हेड है, वो देखोगे कि कितने परसेंटेज है कंपेयर टू टोटल। टोटल में कितना आ रहा है? जैसे कि मैं आपसे बोलूं, भैया इस वाले में 2018 में जो 50 लाख है, 50% क्या है मेरा? सिर्फ शेयर होल्डर फंड है मेरे पास। मतलब टोटल लायबिलिटी में 50% मेरे पास शेयर होल्डर फंड है। ये पता है कौन यूज करता है? ये पता है कौन यूज करता है? जो इंटरनल यूजर्स होते हैं अब कंपनी के। मैं आपको अब दो बड़ी बातें बता रहा हूं, सुनना। पहली बात, ये आप क्रॉस चेक यहीं हो जाएगा। ये और वो दोनों, मतलब इस कॉमन साइज का एसपीएल एज़ वेल एज़ बैलेंस शीट आप एग्ज़ाम में ही चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका टोटल कितना आना चाहिए? 100, इसका टोटल भी देखो कितना आ रहा है? 100, इसका भी 100 और इसका भी 100 ही आ रहा है। पक्की बात है, क्योंकि आप टोटल से कंपेयर कर रहे हो। भैया इसकी बैलेंस शीट, उसका इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैं आपको टैली करा के दूँगा। मेरी एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात, भैया आपने ना कंपैरेटिव में हॉरिजॉन्टल लिखा था और कॉमन साइज में आपने वर्टिकल, पता है क्यों? क्योंकि इसको क्या होता है, इंटरनल यूजर्स ही करते हैं। क्योंकि सोचो ना, आप करंट ईयर को ही एनालिसिस कर रहे हो। आप 18 में बैठे हो, 2018 को ही देख रहे हो कि 2018 में मेरा जो शेयर होल्डर फंड था वो टोटल का कितना था। मेरी जो असेट थी, मान लो यहाँ पर नॉन करंट असेट 12.5 थी, कितनी थी? 62% थी। मेरी करंट असेट कितनी थी? 7.5, तो यानी कि 37% थी। ये ना ज्यादा इफेक्टिव एनालिसिस नहीं है। कॉमन साइज तो मैं कहता हूँ 0% आपका इफेक्टिव है। कुछ नहीं है इफेक्टिव, बस आपका इंटरनल काम कर सकता है। इंटरनली आपको देखना है कि हाँ भैया क्या चल रहा है, तो बस देख लो। बट अगर आपको इंडस्ट्री से मैच करना है, लेट्स से कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को अडानी से मैच करना है, तो आप क्या करोगे? फॉर श्योर आप कंपैरेटिव करना। भैया क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव में एक बात सोचो, आप अडानी की बैलेंस शीट लिख सकते हो 2016 के उसमें, आप अंबानी की अडानी अंबानी कंफ्यूज हो जाओगे। आप अडानी की बैलेंस शीट लिख सकते हो 2016 में, आप रिलायंस की बैलेंस शीट लिख सकते हो 2017 में। कर लो कंपेयर, कौन मना कर रहा है? 2017 में से 16 को माइनस करो और भैया चेंज आ जाएगा। और अब होगा क्या, देखो अब मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा से बताता हूं। अडानी, ठीक है, सोचो मान लो कभी गलती से उन्होंने मेरी वीडियो देख ली तो उड़वा ही देंगे। मेरा नाम ऐसे लेता है ये। अडानी, वैसे तो हम हमारी वीडियो देखते नहीं होंगे क्योंकि वो फोन ही नहीं यूज करते होंगे। अडानी, फिर दूसरा कौन था? अबे रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है। अब ये आपको कंपेयर करना है, तो भैया आप क्या करोगे? तीसरा C3 में क्या करोगे मेरे को बताओ? RIL माइनस अडानी। भैया आप RIL में इंटरेस्टेड हो तो इसीलिए आप RIL को एनालिसिस कर रहे हो। RIL ये रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड माइनस अडानी करा। C4 में क्या करोगे बताना चाह रहा मुझे? C3 डिवाइड बाय अडानी, क्योंकि आप अडानी से कंपेयर कर रहे हो ना रिलायंस को, तो ये आ गया। भैया अगर आप मान लीजिए रिलायंस को कंपेयर कर रहे हो तो अडानी से, तो ये होगा। अगर आप अडानी को कंपेयर करो रिलायंस से, तो यहाँ किससे डिवाइड करोगे? आप रिलायंस से। भैया याद रखना, इसीलिए हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, क्योंकि आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो, पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो। ये क्या कर रहे हो? ये तो मजे ले रहे हो तुम लोग, अपनी कैलकुलेशन चेक कर रहे हो। भैया अडानी अपने ही बैलेंस शीट को देख रहा है कि अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा 50% शेयर होल्डर फंड है, मेरा 20% मेरा नॉन करंट असेट्स है, मेरा 80% करंट असेट्स है, ऐसे चेक कर रहा है। तो आप समझो कि ये एनालिसिस इतना इफेक्टिव नहीं है, बस आपको मैंने बता दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे को 2 कंपनी की बैलेंस शीट को टैली करना है, तूने आज तक जिंदगी में कुछ पढ़ा है? तो आप बोलोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बोलोगे? कंपैरेटिव। और सोचो, कॉमन साइज में आप 2 बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर ही नहीं करते। करते हो? मैंने अभी एक बात बताऊँ, कंपैरेटिव में मैंने आपको ये बोला था कि हम ज़्यादा तवज्जो प्रीवियस ईयर को देते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जगह आप कोई भी ले सकते हो। भैया मान लो करंट ईयर की फिगर मेरी हो गई, प्रीवियस ईयर की उसकी हो गई जिससे मैं कंपेयर करना चाहता था। हो सकता है ना ऐसा, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो। बट यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर क्योंकि एक ना अपने पे ही उलझा हुआ है। मतलब 2018 से लड़ रहा है, 2019 से लड़ रहा है। डन है मेरी पूरी की पूरी बात। भैया नहीं समझ आई? आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 18 का, जरा देख लीजिए। भैया ईयर चेंज करें हमने सबसे पहले, फिर हमें कुछ नहीं करना। 100 100 भैया क्या करना होगा बताना चाह रहा मुझे? 60 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ लिखा हुआ है। गरीबों, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ ही तो है। 60 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मतलब 60 लाख का शेयर होल्डर फंड है और एक 10 लाख रुपए आपका बैलेंस शीट का टोटल है। भैया ऐसे जीनियस तो सिर्फ हमारे पास ही हो सकते हैं। ओके, 8 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 8%, 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 20%, 12 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 12%। भैया ऐसी फिगर हो तो मजा आ जाता है, डायरेक्टली हो जाता है ना। 100% आएगा आपका आंसर इसमें भी। भैया 80 लाख किससे करोगे डिवाइड? 1 करोड़ 20 से। 12 लाख 1 करोड़ 20 से। 12 लाख को 1 करोड़ 20 से करेंगे तो 8% आता है। अच्छा, नालायक को इधर देखिए ना, मेरे को भी उधर दिखा रहे हो। मैं भी डर गया। 24 लाख को एक 20 से करोगे तो 20%, 4 लाख को एक 20 से करोगे तो 3.3%। इस चीज को याद रखना। डन है ये मेरी बात। मेरे ख्याल से आपको इतना तो लग रहा होगा कि सबसे इजी चैप्टर है जो आप पूरे सिलेबस में कर रहे हो। पक्की बात है? तो मजा आ रहा होगा तुमको सुन रहे हो बैठ के। बट हाँ, जो बातें मैंने अभी बताई ना कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो याद रखना कंपैरेटिव ज्यादा सही रहता है। आप खुद सोचो इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें बस क्या कर रहे हो, टोटल के टुकड़े बता रहे हो कि 60% मेरा शेयर होल्डर फंड है, 8% मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, 20% मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 12% मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। ठीक है, इसका एक यूज बताऊंगा, इफेक्टिव यूज बताऊंगा, जो मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा था एक जगह। ये हो जाएगा आपका। चलो भैया एक काम करते हैं, अच्छा खत्म नहीं हुआ है, अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसकी बैलेंस, इसका प्रॉफिट एंड लॉस रह रहा है ना, इसका प्रॉफिट एंड लॉस रह रहा है, पता भी है या नहीं? भैया एक बात बताओ, कंपैरेटिव में तो क्या करा था तुमने, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर जो भी रिजल्ट आया था उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल लिया था, पक्की बात है। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आप तवज्जो देते हो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसको देते हो? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, अब जैसे ये पूरा फॉर्मेट बनाना है आपको, आपने ये पूरा फॉर्मेट बना लिया बेटा, ये पूरा फॉर्मेट आपने बना लिया, जितना भी बनाना था ये आपने पूरा फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि किसको किससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। भैया यहां तक आपने फॉर्मेट बनाना सीख लिया है अपने पिछले सेशंस में। अब यहां पर देखना होता क्या है, भैया आप इसमें हर चीज को कंपेयर करोगे किससे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो 7,50,000 को किससे कंपेयर करोगे, 7,50,000 से ही। भैया क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 750 ही है ना। कितना आएगा आपका आंसर? 100। भैया आप 75,000 को किससे कंपेयर करोगे? अब ये मत बोलना 75,000 से ही, 7,50,000 से, तो भैया ये आ गया आपका आंसर 10%। ये 6 लाख को किससे कंपेयर करा होगा आपने? 750 से। भैया अगर आप 6 लाख डिवाइड बाय 750 करोगे ना, अब आपको दिखेगा तो नहीं यहाँ से, बट वो 80% है, वो 80% ही होता है, आप सबको दिख रहा होगा, वो 80% ही है। भैया 10,000 को 750 से करोगे तो वो आपका कितना परसेंट आएगा? 1.33। भैया मैं करते चले जाता हूँ, एक काम करता हूँ, 10,000 डिवाइड बाय 750 इंटू 100 करोगे तो 1.33 आ रहा है आपका। ठीक है भैया, दोबारा से बता दो, एक लाइन में बताता हूँ। कॉमन साइज की जो बैलेंस शीट बनाते हो आप, कॉमन साइज का जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, उसमें आप हर एलिमेंट को किससे कंपेयर करते हो? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। किससे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करते हो, याद रखना। भैया इसको चेक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। मैंने बोला था कॉमन साइज में आप दोनों चीज कर सकते हो, बट आप एक चीज कभी चेक नहीं कर सकते, बताना क्या? कंपैरेटिव का पीएनएल, वो नहीं होता टैली। ठीक है, वो चेक नहीं होता, उसको डायरेक्टली कर लेना। भैया इसको देखो, ये 110% आया, ये टोटल एक्सपेंस आया इसका 82.33। ठीक है, अब 110 में से 82.33 माइनस करोगे तो शायद यही आएगा, मैं करके देख लूं। 110 में से 82.33 करोगे तो 27.67 आ रहा है। भैया ये इनकम टैक्स माइनस करा, इनकम टैक्स का रेट आ रहा था 13.383, ओ 13.83। भैया किससे करा होगा पहले बताना मेरे को जरा, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा। 103750 को किससे डिवाइड करा होगा? भैया 750 से, डरो मत, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही करना है, पक्की बात है। तो करोगे तो कितना आएगा? 13.83, मैं माइनस करूंगा 13.83, आपका आंसर आ रहा है 13.84। यानी कि आप अगर चाहो तो देखो 1,03,500 को कितना है, 13,750, इस वाले को किससे कंपेयर करोगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 750 से करोगे ना परसेंटेज, तो ये आ रहा है 13.833, 13.833 आ रहा है। राउंड ऑफ करोगे तो 13.84 आ रहा है। दैट मींस इसको आप यहां से पहले करके देख लेना कितना आ रहा है, और आपका प्लस माइनस करने पे भी वही आना चाहिए। भैया हमें समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट करना, मैं बताता हूँ सुनो। आपको अगर इसका डायरेक्टली निकालोगे तो भी 13.83 है, यानी कि इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आप इस पे ले लेते हैं, चलो 1,95,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो 19.50 आ रहा है, सबको पता है। 195,000 को आप 10 लाख से डिवाइड करोगे तो 19.50 परसेंटेज आ रहा है, पक्की बात है। भैया मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप 39 में से भी ये माइनस करोगे तो इतना ही तो आ रहा है। तो आपको ये दोनों तरीके से चेक करने का मौका मिल जाएगा, तो आप अपना कॉमन साइज का आंसर भले ही बैलेंस शीट का हो या फिर आप एसपीएल का हो, आप वहीं चेक करके आ सकते हैं। तो आपको गलती के चांसेस भी कम मिलेंगे। अब लेट्स से कि आप कन्हैया ने करना शुरू करा, यहाँ पर कन्हैया का 20 आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 19.50, तो कन्हैया कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि मैंने गलती करी है, और उस गलती को अब उस समय मत निकालने की कोशिश करना, हल्का सा एक पॉइंट मार देना, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी अपने को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसको पूरा रिवाइज करने में टाइम लगेगा। तो आपको आपको दिमाग में डाउट है कि इसको करना है, तो पहले जल्दी से पेपर खत्म करेंगे, फिर इसको रिवीजन के टाइम पे इसको तवज्जो देना ज्यादा, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बाकी सबको ओवरलुक करना, इसको ज्यादा फोकस से आप लोग देखेंगे। ठीक है, पक्की बात है। भैया अब एक कुछ फॉर्मेट रह रहे हैं, वो जरा देख लें। कॉमन साइज की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं बताओ। भैया इसमें मैं ना फॉर्मेट नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा कुछ चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, एक मिनट बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल
कंपेयर ईच सबहेड। या सबहेड कौन कौन से होते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्या कहते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके सबहेड्स होते हैं ना। तो इन सबहेड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर ईच सबहेड विद, इधर गेट बंद कर देना, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, मींस either total of asset or total of liability। ठीक है। each year will be considered separately, means previous year will show their result as per previous year and current year as per current year। इस लाइन को मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि आगे जाके क्या पता आप इसके कुछ और इंटरप्रिटेशन ले लो। इधर देखना जरा, मैंने लिखा ईच ईयर विल बी कंसीडर्ड सेपरेटली, मींस प्रीवियस ईयर, यहां से ब्रैकेट में लिख लेना, प्रीवियस मींस प्रीवियस ईयर विल शो देयर रिजल्ट एज पर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एज पर करंट ईयर। मतलब ये है करंट ईयर का टोटल ज्यादा आया है तो भैया उसकी जो परसेंटेज है वो भी इसके अकॉर्डिंग आएंगे। मान लो प्रीवियस ईयर का जो टोटल था वो 50 लाख था, पक्की बात है कि उसके शेयर होल्डर फंड मान लो 20 लाख के रहे होंगे, तो 50 लाख का 20% करोगे तो कितना आता है आपका? 50 लाख का 20%, 40%, तो 40% हो गया। बट मान लो आपका करंट ईयर का टोटल 1 करोड़ है और अब आपके जो शेयर होल्डर फंड है वो 60 लाख के हो गए हैं, तो भैया 60% हो रहा है ना आपका। तो वो उसके अकॉर्डिंगली बताएंगे, यहाँ पर कंपैरिजन है भी नहीं। यहाँ पर आप खुद सोचो, कंपैरेटिव में कंपेयर वर्ड है तो कंपैरिजन हो भी रहा है, कॉमन साइज में कंपैरिजन हो भी नहीं रहा। तो ये बस मैंने एक लाइन लिखवा दी है ताकि आपको याद आ जाए कि ये वाहियात तरीका है। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर इंटरनल यूजर्स। अच्छा याद रखना, इस सेशन को एंड करने से पहले ना मैं एक इसका वो बताऊंगा कि यूज कहाँ करना होता है। ओके, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट नंबर 4 लास्ट है, कॉन्सेप्ट 4 कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। वी विल कंपेयर ईच आइटम with revenue from operation and will show percentage comparison, will show percentage comparison। भैया कंपैरिजन क्यों लिख लिया आपने? भैया देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपका, मैं अदर इनकम की बात करता हूँ, अदर इनकम लेट्स से आप लोगों की 1 लाख है, ठीक है, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोगों का 10 लाख है। तो आप क्या करते हो, इसको इससे कंपेयर करते हो, ठीक है, ये आपने कंपेयर करा और फिर आप इसका क्या करते हो, भैया इसका परसेंटेज कंपैरिजन शो करते हो। तो भैया परसेंटेज कंपैरिजन जैसे शो करोगे तो भैया 1 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है? 10% है, तो 10% आपने परसेंटेज कंपैरिजन शो कर दिया, क्योंकि इसमें चेंज नहीं निकालते आप, परसेंटेज कंपैरिजन देते हो आप। डन है मेरी पूरी की पूरी बात। भैया ये जो क्रॉस चेक करने वाली बात है ना, ये प्लीज कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये पता लिखने वाली बात नहीं है कि मैं इसमें लिख के दूं आपको कि भैया इसको टोटल करके तो टैली हो जाएगा। ये बात अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसका जितना छोटा हम करेंगे ना रिवीजन, जितना छोटा हम इसकी क्लास रखेंगे उतना ही बढ़िया है। भैया पेपर में इसके लिए बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आपको देना चाहिए मेरे ख्याल से आधा घंटा।
पेपर में रिवीजन से पहले आपको इसमें आधा सा 1 घंटा बहुत ठीक है। अगर भैया आपके पास 5-6 दिन की छुट्टी है तो 2 घंटे, भैया आपके पास 6-7 दिन की छुट्टी है तो 3 घंटे, ऐसे बढ़ाते चले जाना। बट अगर आपके पास 3 दिन की छुट्टी है ना, सिर्फ 2 दिन की, 3 दिन की, आधा 1 घंटा बहुत है। आप खुद सोचो, प्लस माइनस तो आपको एक्चुअली में वही करना है, यहाँ पर बस आपको माइंड सेट करना है। तो भैया आप 4 क्वेश्चन कोई भी उठा लेना, मैं कहता हूँ एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, एक कॉमन साइज़ का, बैलेंस शीट के तो दोनों उठा लेना, ईज़ी है, बैलेंस शीट ईज़िली हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उठाना आराम से, बट उसमें ना दोनों क्वेश्चन ऐसे चूज़ करने की कोशिश करना जिसमें परसेंटेज उसमें भी दे रखा हो। जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है अदर इनकम, ऐसा आपको दे रखा हो तो ताकि आपको परसेंटेज में हाथ सेट हो जाए। दूसरा, आपको वो सीओजीएस वाला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, 2 जो मैंने यहाँ दिखाए, और दूसरा 1-2 आपकी बुक्स में भी दे रखे होंगे तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूँगा। भैया आप एक बात बताओ, आप वीडियो एंड मत करना, आप ये बताने वाले थे कि कॉमन साइज़ को, ये कॉमन साइज़ की मेरी स्पेलिंग देख रहे हो तुम लोग? तुमसे नज़र पड़ गई मेरी। हाँ, कॉमन साइज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया कॉमन साइज़ में आप एक चीज़ बताने वाले थे, क्या? ये यूज़ कहाँ होता होगा? सुनो, मैं पता है किसी बैंक से लोन लेने गया, बैंक ने मुझे बोला कि यार क्यों लोन दूँ मैं तुझे? तो आप पता है क्या बोल बोल सकते हो कि देख, पिछले साल में सिर्फ मेरा जो शेयर, मतलब कैसे बताओगे आप, देखो बैलेंस शीट पे आने दो मुझे, मुझे ना बैलेंस शीट पे आने दो, बैलेंस शीट से बताता हूँ इसका मस्त एग्ज़ाम्पल। यही वाला है ना? देखो, आप क्या बोलोगे, बैंक ने बोला कि मैं तेरे को लोन क्यों दूँ? मैं 2019 में गया था, तो पता है आप क्या बोलोगे बैंक को कि सुन बैंक, मेरे पास जो मेरी करंट एसेट्स है ना, वही 60% पड़ी हुई है। तो तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें लोन नहीं दूँगा। मेरा करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट बहुत अच्छा है। मीन्स नॉन करंट एसेट्स अच्छा है, इसका मतलब ज़रा सोचो, इसके पास बहुत सारी बिल्डिंग होगी, इसके पास लैंड होगी, इसके पास कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स होगी जो बहुत महँगी बिक सकती है, तो बैंक मुझे लोन देने में कतराएगा नहीं ना। मैं इसको मॉर्गेज भी कर सकता हूँ, मॉर्गेज यानी कि गिरवी भी दे सकता हूँ मैं इसको। तो भैया ये इस काम में आ सकता है कि लोन-वोन लेने के लिए, या फिर भैया कोई ना मुझे किसी शेयर होल्डर को ये दिखाना है कि देख, मेरे पास 50% तो शेयर होल्डर फंड पड़ा हुआ है। भैया शेयर होल्डर फंड, भैया मैंने एक वर्ड बताया था, लीवर्ड कंपनी, बताया था कभी? डिबेंचर्स समय, डिबेंचर्स पढ़ाते समय, लीवर्ड कंपनी का, अच्छा नहीं, वो ना मैंने आप लोगों को कंपैरिज़न अभी करवाया नहीं है, वो मैं करवाऊँगा आपको वीडियो में। क्या कंपैरिज़न? मैंने बोला था ना, आप कहते हो कि हमेशा इक्विटी क्यों नहीं ले लेते हम लोग? ये हमारा मुद्दा चला था ना कि भैया हम डिबेंचर इश्यू क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा था टैक्स सेविंग होती है। वो टैक्स सेविंग कैसे होती है वो मैं बताऊँगा आपको। बट यहाँ पर क्या मुद्दा है? यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि देख, मेरा जो ये बाहर से लोगों से पैसा लिया है ना मैंने, सिर्फ वो कितना परसेंट है? 25%। बट ये जो 50% है, ये मेरा इंटरनल पैसा। भैया इंटरनल परसेंट पैसा मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा होता है ना, वो कंपनी का अपना पैसा होता है, कंपनी के मालिकों का पैसा होता है। तो 50% देखो कंपनी का मालिक का पैसा है, और 25% किसका है? बाहर वालों का है। बाहर वालों का मतलब वो कभी भी माँग सकते हैं। ये माँग सकता है ना, बैंक लोन माँगेगा नहीं क्या वापस अपना? तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी इस चीज़ एनालिसिस के काम आएगी, ठीक है? इस आज के लिए इतना ही रखते हैं, 4-5 क्वेश्चन प्लीज़ इसके रिवाइज़ कर लेना। आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, बैलेंस शीट वाला जो इसमें आपको फॉर्मेट दिखाया है मैंने पूरा का पूरा। भैया दूसरा जो ये वाला है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। बट इसके 2 टूल्स हमने यहाँ कर लिए हैं, 2 टूल्स आगे वाले चैप्टर में होंगे। अगली क्लास से हम लोग रेशियो शुरू कर देंगे। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कर लीजिए, ठीक है, पैकअप आप लोग।